हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको समास कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगी, पूरे डिटेल में चीज़ों को लेकर चलेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर आपका हिंदी व्याकरण और समास पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें कराऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तत्पुरुष समास, समास के सभी प्रकार को देखेंगे। और इसके बाद में अगर बात करूँ तो समास में तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद होते हैं। ये सब आपको विद सारे एक्सप्लेनेशन और उदाहरण के साथ दिया जा रहा है। ये पीडीएफ आप सभी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ में आपको अंतिम में 70 प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें आंसर भी इंक्लूड किया हुआ है। तो वो आप ज़रूर से ज़रूर उसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपका जो समास है वो काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आज मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड कराई गई है। जो इसके भेद हैं, इसके भेद को भी हमने देखा और अंतर को भी हम डिस्कस करेंगे। कई बार बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे अंतर से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और विग्रह भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमने कंप्लीट सभी एक समास को एक एक को हमने यहाँ पे अच्छे से इंक्लूड किया है। तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। लास्ट में आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 70 क्वेश्चन है। इसमें आप ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये आपको ज़रूर करना है, क्लास के बाद ख़त्म करना है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो फिर समाज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरे बताए हुए सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आपको समाज कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं यहाँ पे समास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास सबसे पहले तो संक्षिप्त रूप को कहा जाता है। जो शब्दों का संक्षिप्त रूप है उसी को यहाँ पे शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे अतः शब्दों को पास पास लाने की प्रक्रिया से ही समास का जन्म होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सम और आस, सम और आस से आपका मिलके बना है समास शब्द, ठीक है। तो समास का अगर संधि देखा जाए तो सम धन आस से आपका मिलके बना है। सम का मतलब संक्षिप्त और कथन है आस। संक्षिप्त कथन में किसी बात को कह देना, संक्षिप्त रूप से कह देना ही समास कहलाता है। तो यहाँ पे हम 2-3 तरीके से इसको समझेंगे और इसको सभी चीज़ों को यहाँ पे लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए दो या दो से, देखिए आपका परिभाषा से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सभी चीज़ें आपको लिखने का तो टाइम नहीं है, एक अच्छा नोट्स आप इससे बना सकते हैं। तो पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी जिससे आप सभी तरह के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, रिवीजन कर पाए। एटलीस्ट सही आपका लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन हो पाए, यही उद्देश्य है इसको देने का सिर्फ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध के मेल के साथ अगर नया सार्थक शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। समासिक विग्रह की बात की जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं, समासिक शब्दों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना समासिक विग्रह कहलाता है। और यहाँ पे आप देखिए जैसे चरण कमल, तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ के एक अलग ही शब्द बनाया गया है। ये आप किसी को चरण कमल, आप किसी की अगर विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पे कमल के समान चरण, कमल के समान चरण अगर इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण हो जाएगा। नीलकंठ की बात की जाए तो नीला है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका, ये जो है आपका विग्रह हो जाएगा। किस तरह से विग्रह किया जाता है सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सभी का पहले हम अच्छे से एक एक चीज़ को, विशेषता को समझ लेते हैं, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे आपको देखिए भरपेट दिख रहा है, भरपेट, भरपेट में जो ये पहला है पर्व पद, इसको पूर्व पद कहते हैं और इसको उत्तर पद कहते हैं सेकंड वाले को, ठीक है। तो पूर्व पद ये हो गया, उत्तर पद ये हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पे होता है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आगे चलते समास के प्रकार देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। समास का यहाँ पे प्रकार देखिए 6 प्रकार का होता है।
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगर मैं पदों की प्रधानता के अनुसार बात करूं, देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पूर्व पद किसमें प्रधान होता है। तो पूर्व पद मतलब आगे का पद, आगे का पद किसमें प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, तत्पुरुष में होता है, द्विगु में होता है और कर्मधारय में होता है। ये तीन में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि सेकेंड वाला पद माखन चोर में जो चोर वाला पद है, ये देखिए तत्पुरुष में आपका प्रधान होता है। माखन चोर, माखन चोर में चोर कैसे प्रधान है ये कैसे समझ में आएगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। माखन चोर में देखिए चोर लिखने के बाद ही इसका जो अर्थ है हमें समझ में आया। अगर सिर्फ माखन होता तो अलग अर्थ था, लेकिन माखन चोर से समझ में आया कि माखन को चुराने वाला जो होता है वही माखन चोर होता है। तो यहाँ पे उत्तर पद ही प्रधान है आपका। चोर से हमें इस शब्द का अर्थ समझ में आया। तो इस तरह से हम देखेंगे। और द्विगु में भी आप देखिए तो उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान किसमें होता है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। तो दोनों पद किसमें प्रधान होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। और दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरा पद को वहाँ पे तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य तीसरा अर्थ प्रधान होता है। कैसे, तो अगर मैं बात करूँ दशानन, तो दशानन यहाँ पे आपका ना दस इम्पॉर्टेंट है ना आनन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट हो गया, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप रावण के बारे में बात कर रहे हैं। दशानन के बारे में अगर बात की जाए तो तीसरा अर्थ ही आपका यहाँ दशानन को लेकर के इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए तीसरा अर्थ वहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सबकी विशेषता समझ में आ गई। अव्ययी की पूर्व पद प्रधान होती है, तत्सम द्विगु और कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों ही इक्वल होता है ना आपका, जैसे कि रात दिन या दिन रात। तो यहाँ पे आपका देखिए तो सबसे पहले योजन चिन्ह भी यहाँ पे आपका दिया जाता है, और इससे आपका एक समझ में आता है कि इस तरह की चीज़ें लिखी जाती है, इस तरह की योजन चिन्ह वहाँ पे आपका प्रयोग में होता है। रात भी इम्पॉर्टेंट है और दिन भी इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए एक और तरीका से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर यहाँ बात किया जाए माता पिता, तो माता भी इम्पॉर्टेंट है और पिता भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना आप इसको ज़्यादा या कम बोल सकते हैं, ना इसको ज़्यादा और कम बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान होता है, तो ऐसे पद को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं अव्ययी भाव समास के अंदर। अव्ययी भाव समास में बताना है जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद आपका प्रधान होता है, अव्यय तथा प्रधान होता है या उपसर्ग होता है। उपसर्ग समझते हैं, उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय पद वहाँ पे आपका होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम अव्यय में भी ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही कि अव्यय में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं शब्द को, ना लिंग के आधार पे ना वचन के आधार पे। ठीक है, तो इस तरह के शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अव्यय कौन कौन सा आपका शब्द होता है। पहचान कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहचान का नियम यहाँ पे आपको बताना है। देखिए पहचान का नियम यहाँ पे आपका यही है, जहाँ वाक्य का पहला पद आ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर आदि हो, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए यथा स्थान, यथा समय, प्रतिदिन। ये प्रति को आप बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं। प्रतिदिन, प्रतिकूल, आजीवन, आमरण, आजन्म, आमरण अनशन होता है ना, आमरण अनशन। तो आमरण शब्द काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका। ठीक है, फिर भरपूर में भर, भरपेट, निस्संदेह। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं ये सारे आपके अव्यय शब्द हैं। ठीक है, और यहीं से जो भी आपका शब्द बनता है ये पूर्व पद है और यही पद यहाँ पे प्रधान होता है, इस बात को ध्यान रखना है।
और देखिए इसका विग्रह कैसे होता है, इसको भी ध्यान रखिए। यथास्थान का यथास्थान बनता है स्थान के अनुसार, इसका विग्रह कैसे होगा, अनुस्थान अनुथा यहाँ पे स्थान के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। आजीवन, संपूर्ण जीवन। भरपेट, पूरा भर के, पूरा भर के, यानी भरपेट खाते हैं, यानी कि पूरा भर के खाते हैं। भरपेट मतलब पेट भर के, और निस्संदेह मतलब बिना संदेह के। तो इस तरह से इसका विग्रह होता है। विग्रह से भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। चलते आगे, तत्पुरुष समास। हर एक समास का आपको अलग से सभी, नीचे आपने देखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है कि सभी का आपको यहाँ पे उदाहरण भरपूर मिला है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इससे बाहर आपके आने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। आगे चलते हैं, आपको मेन बातें समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है। तत्पुरुष समास में आपको देखिए यहाँ पे, जिस समास में पूर्व पद अप्रधान या उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला जो पद होता है, दूसरे नंबर का जो पद होता है वो प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए तो कारक लोप के आधार पर विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जो आप कारक आपने पढ़ा होगा, तो कर्ता कर्म आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, ये वाला जो, यही आपका यहाँ पे तत्पुरुष का भेद भी माना जाता है। तो पहला हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास में देख लीजिए क्या होता है, जहाँ कर्म क्या कारक की विभक्ति, यानी कि को, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है, को होती है। और को का लोप होता है किसमें, देखिए मतदाता, मत को देने वाला। देखिए विग्रह देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिर हरकट, यहाँ पे गिर हकट, गिरह को काटने वाला, गिरह कट, ठीक है। ग्राम दत्त, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ये देखिए आपका विग्रह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो इस तरह से इसका आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे सब कुछ आपको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देखिए चिड़ी मार, चिड़ी को मार, चिड़ियों को मारने वाला। और जेब कतरा, यानी जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला। आगे हम दूसरा देखते हैं, करण तत्पुरुष समास। अभी हम तत्पुरुष में ही चल रहे हैं, तो आपको इस तरह से, जैसे शोकाकुल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। कष्ट साध्य पूछा जाता है, तो ये सब पूछा जाता है आपका, बोला जाता है इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष तो है, पर तत्पुरुष में कौन सा समास है, तो जब तक आप इसको आप विग्रह करने नहीं जानेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जन्मजात का क्या होगा, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। यहाँ पे करण में क्या होता है, से या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। ये दो बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पे देख लेते हैं, गुणहीन, गुण से, गुणों से हीन। शोकाकुल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, शोक से आकुल। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। जो आपको लास्ट में मैं जो होमवर्क दूंगी, जो आपका क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 70 क्वेश्चन है, और तब आपका समास काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कल मैं आपको समास से जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, और वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको समास देखने की ज़रूरत ही नहीं है। समास आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सराहत, सर बांध से राहत। सर मतलब बांध से राहत। मन चाहा, मन से चाहा। मन चाहा भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। भयाकुल, भय से आकुल। और वाल्मीकि चरित, यानी वाल्मीकि द्वारा रचित, ठीक है। आगे देखते हैं, संप्रदान को देख लेते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, यहाँ संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति का लोप होता है, के लिए। तो कोई भी काम करना या किसी के लिए करना भी आपका, इस तरह के शब्द को भी आप संप्रदान तत्पुरुष समास में रखेंगे, ठीक है। हथकड़ी, हाथ, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय।
सभा भवन, सभा के लिए भवन। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपादान कारक। जो हमारा अपादान कारक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे से विभक्ति का लोभ होता है, लेकिन अलग होने का भाव उसमें होना चाहिए। ठीक है, से आपका करण में भी होता है और से आपका अपादान में भी होता है, तो इसमें आप बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए आपका अलग होने का भाव होता है। ठीक है, भय मुक्त, भय मुक्त होना यानी भय से मुक्त होना। तो इस तरह से पापग्रस्त, पाप से ग्रस्त, यहाँ पे भी आपका से लग रहा है ना, से विभक्ति का लोप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग होने का भाव है। धनहीन, धन से हीन है। ठीक है, धन से हीन है। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन, मतलब इसमें खत्म हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग होने के भाव है इसमें। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो चुका है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया, रोग से समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अलग हो गया है। दुरागत, दूर से आगत। जलहीन, जल से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। धर्म विरत, धर्म से विरत। राजद्रोह, राज से द्रोह। तो इस तरह से आपको इसका विग्रह देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा, और मैं अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे, करेंगे। तो आपका जो ज़िम्मेदारी है वो आप प्लीज़ ज़रूर निभाइए, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी बिल्कुल निभाऊंगी, और आपको हर एक क्वेश्चन बेस्ट तरीके से देने की तैयारी मैं कर रही हूँ। और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी तरह का आपको पैसा पेड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिनचर्या आपका काफ़ी पूछा जाता है। संबंध, तत्पुरुष समास यहाँ पे बताना है, और का यहाँ पे लोप होता है। का, की, के। संबंध का, की, के हमने पढ़ा है कारक, तो वहाँ से ये आपका याद रहेगा। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। भूदान, भू यानी भूमि का दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। यहाँ पे हम आगे देखें, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। उद्योगपति, उद्योग का पति। देश रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी यानी घर का स्वामी। पराधीन, दूसरों के अधीन। तो यहाँ पे का, की, के से था आपका। अब अधिकरण में पहुँचते हैं। अधिकरण हमारा लास्ट है तत्पुरुष में। ठीक है, अधिकरण में और पर जो है चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नीति निपुण यानी नीति में निपुण, यहाँ पे में आपका लोप हो रहा है। नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। जलज, जल में जलमा। आप बीती, आप पर बीती। ग्रामवास, ग्राम में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। जल समाधि, जल में समाधि। तो इस तरह से आपको एकदम डिटेल में सब बातें समझ में। ये देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछा जाता है, ये जब आप करेंगे प्रैक्टिस, आप इसका PDF ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वैसे आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में देखिए आपका इसमें पूछा जाता है, नेट वगैरह में आपका पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो और SI वगैरह के एग्ज़ाम में आपका इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम आगे यहाँ पे कर्मधारय समास की तरफ। कर्मधारय समास क्या होता है, तो इस समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य को आप अच्छे से जानते होंगे। विशेषण होता है जब आप किसी की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य आप जिसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका नील कमल है, नील कमल, नील कमल है यहाँ पे, नील कमल जैसे यहाँ पे है, तो नील कमल में देखिए नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, कमल यहाँ पे आपका यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा और विशेषण। तो देखिए विशेष्य क्या है आपका, जिसकी तुलना की जा रही है, कमल की तुलना की जा रही है, तो ये विशेष्य है। और विशेषण क्या है, नीला।
नीला होना उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण है। और अगर हम यहीं पे बात करें उपमेय और उपमान की, तो जब आपको मैंने अलंकार पढ़ाया है, अलंकार में मैंने आपको बताया है उपमान और उपमेय कैसे होता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी में क्या हो जाएगा, चांद क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा उपमान, और उपमेय क्या हो जाएगा, मुख, यानी कि चांद के समान मुख। तो यहाँ पे जो बड़ा है, जिससे तुलना हो रही है कि तुम्हारा मुख क्या है, चांद के जैसा है, तो चांद क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। यानी जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय है, और जिससे तुलना हो रही है वो उपमान है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो कर्मधारय समास इसे हम कहते हैं। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पद यानी पूर्व और उत्तर पद के मध्य के समान शब्द का लोप होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो यहाँ पे दो आपको लोप होता है, विग्रह होता है, के समान और है जो, ये दो अगर आपका विग्रह में आ रहा है, यानी वहाँ पे आपका कर्मधारय समास है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव, ठीक है। अब यहाँ पे महान है जो देव, महादेव में भी आ जाता है, और कई लोग श्री शंकर भगवान को महादेव कहते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको लगा देते हैं। लेकिन महादेव अगर शब्द की बात की जाए, तो महादेव किसको कहते हैं, महान है जो देव। महावीर, महान है जो वीर। इस पर मैं आपको जो अंतर है वो भी करवाऊंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगी, तो अच्छे से पेशेंसफुली देखिए। सज्जन, सत्य है जो जन, यहाँ पे कैसे इसका विग्रह हो रहा है ये भी देखिए, विग्रह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सद्गुण, सद है जो गुण। पीताम्बर, पित है जो अंबर या पीला है जो अंबर। नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। अधपका, आधा है जो पका। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। सर्प, कृष्ण सर्प यानी कृष्ण है जो सर्प। अब देखिए, उपमान और उपमेय से संबंधित ये आपका क्या था, विशेषण और विशेष्य में था। अब यहाँ पे देखिए, आपका उपमान और उपमेय से संबंधित आपका होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चरण कमल, चरण के समान कमल, यहाँ पे के समान शब्द आपका विग्रह में आएगा, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम यानी घन के समान काला। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। इस तरह से आपका पूरा जो शब्द है ये आपका काफ़ी ज़्यादा हमने देखा। अब चलते हैं हम द्विगु की तरफ। द्विगु समास यहाँ पे देखिए, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है, ध्यान रखेंगे। द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, रत्न है, पर रत्न किस कैसा है, नव है, तो संख्या आपका देखिए होता है आगे में। सप्त ऋषि, सप्त महल, नौ रत्नों का समूह, नवरत्न। सात सप्तदीप, सात दीपों का समूह। यहाँ पे देखिए, तो एक तरह का समूह और समाहार आपको विग्रह करने पर देखने को मिलेगा, इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। सप्ताह, सात दिनों का समूह। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं यानी सागरों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। तो इस तरह से इसका जो है आप विग्रह करते हैं। त्रिकोण, तीन कोनों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। पंचमढ़ी, पांच मढ़ियों का समूह। इजी था। चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद ही आपका प्रधान होता है, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको माता पिता में बताया, माता का अलग अस्तित्व है, पिता का अलग अस्तित्व है, तो इस तरह के शब्द आप होते हैं। और इसमें योजन चिन्ह का प्रयोग भी होता है, तो यहाँ से भी आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। एवं और या, देखिए, और एवं या और अथवा, इन शब्दों का लोप होता है द्वंद्व समास में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी बातें हमने द्वंद्व समास में देख ली। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, माता पिता,
राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, नील नदी नाले। तो यहाँ देखिए सब में और का विग्रह हो रहा है। देश विदेश, देश और विदेश, खरा खोटा, खरा और खोटा, आचार विचार, आचार और विचार, उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। तो द्वंद्व समास में भी देखिए इत्येतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व भी होता है। तो ये 3 प्रकार से द्वंद्व होता है। ये आपका बहुत डीप में पूछा जाता है, तो मैं आपको हर एक चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड किया है ताकि आप डिटेल में सभी का नॉलेज रख सकें। तो पूरे PDF को आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुब्रीहि की तरफ चलते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, यानी कि वहाँ पे किसी और का अर्थ होता है, तो वह आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। अब देखिए महात्मा आपका कर्मधारय में भी था, महान है जो आत्मा, है ना। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब नीला कंठ है जिनका, यहाँ पे देखिए किसी के बारे में बात की जा रही है। नीला कंठ है जिनका अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, जिनका का मतलब किसी और के बारे में बात की जा रही है। आप विग्रह से इसको समझ सकते हैं, लंबा उदर है जिनका। और ऐसे अगर कर्मधारय में होगा तो कैसे विग्रह होगा, लंबा है जो उदर, लंबा है जो उदर, लंबोदर। तो ये आपका विग्रह करने का तरीका अलग अलग है। जब आप किसी के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप इसके बारे में ऐसे कहेंगे। और यहाँ गणेश जी के बारे में बात की जा रही है, लंबा उदर है जिनका, गणेश जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, गिरिधर श्री कृष्ण को भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, तो यहाँ पे और भी कुछ है जिससे आपका पूछा था। त्रिलोचन, 3 लोचन वाले यानी 3 आंखों वाले अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे मुरलीधर आपका तत्पुरुष में भी आ जाता है कि मुरली को धारण करने वाला, को पुरुष, को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है यहाँ पे, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका होता है। तो इसमें अंतर भी मैं आपको अभी बताऊंगी। निशाचर, निसार यानी रात को विचरने वाला, चलने वाला अर्थात राक्षस। चतुर्मुख, 4 है मुख जिनका अर्थात ब्रह्मा। तो इस तरह से हमने सभी भेदों को देख लिया है। अब हम समास में अंतर को समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे लंबोदर, लंबा आपका विशेषण है अर्थात उदर आपका विशेष्य है। इसी प्रकार महात्मा में महान जो है वो उपमेय, उपमान है, और आत्मा जो है वो उपमेय है। तो यहाँ पे ये दोनों समास आपके कर्मधारय समास होते हैं। अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास इसी में कैसे होता है, कैसे हम समझेंगे। तो जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा या के विशेषण का कार्य करता है, किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। यहाँ गिरिधर कृष्ण संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण बताया जा रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि के अंतर को समझने के लिए हम दोनों के विग्रह को अलग अलग करते हैं। कैसे विग्रह अलग करते हैं देखिए। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये आपका कर्मधारय है। के समान या है जो, के समान और है जो, ये 2 शब्द से विग्रह होता है तो कर्मधारय होता है। ये हमने अभी भी पढ़ा है। और कमल नयन में ही बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा, कमाल, कमल के समान नयन वाले अर्थात विष्णु, तो ये आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। पीताम्बर में क्या होगा, पीले है जो वस्त्र, पीत है जो वस्त्र या पीला है जो वस्त्र, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन पीताम्बर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पीले अंबर है जिसके, अर्थात पीले अंबर मतलब वस्त्र, तो पीले वस्त्र धारण करते हैं कौन, श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, किसी के बारे में बात की जा रही है। तो विग्रह से हम इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो नीला कंठ है, कंठ क्या है, नीला है, विशेषण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। और यहाँ नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका या जिनका,
तो क्या हो जाएगा, शिव हो, यहाँ पे शिव के बारे में बात की जा रही है, अर्थात बहुब्रीहि समास। अब आपको अंतर समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए द्विगु और बहुब्रीहि। तो द्विगु बहुब्रीहि में तो कुछ आपका खास परेशानी नहीं है। देखिए द्विगु में तो आपका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और बहुब्रीहि में आप अंतर आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। चौमासा, 4 मासों का समूह, 4 महीनों का समूह क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। और चौमासा यानी 4 मासों का है जो, अर्थात वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपका बहुब्रीहि में आ जाएगा। अब चतुर्भुज और चतुर्भुज 2 होता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। और 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि द्विगु होगा कि बहुब्रीहि होगा, तो विग्रह से आप अंतर कर सकते हैं। दशानन, 10 आनन का समूह द्विगु हो जाएगा। और 10 आनन मतलब 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। इस तरह से इसमें आप अंतर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप द्विगु और कर्मधारय में भी अंतर देखेंगे। द्विगु तो आपका संख्यावाचक होता है और विशेषण बनकर प्रयोग में आता है नवग्रह, नवग्रहों का समूह। अब कर्मधारय में बात करें तो एक पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं होता है। इसमें कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे नवग्रह, नव है जो ग्रह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। अब त्रिभुवन यानी कि 3 है जो भुवन, 3 है जो भुवन, वो 3 भुवन हो गया। 3 भवन वाले क्या हो जाएंगे, कर्मधारय हो जाएंगे। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह द्विगु हो गया। और 9 है जो रत्न, 9 है जो रत्न, यहाँ पे विशेषता बता दिया, 9 है जो रत्न, वहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें अंतर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कई बार क्वेश्चन आता है संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो संधि और समास के अंतर को देख लेते हैं। संधि और समास दोनों का अर्थ मेल करना होता है, ठीक है, परंतु संधि में वर्णों का तथा समास में शब्दों का मेल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे परीक्षा धन अर्थी लिखा है, तो परीक्षा से हमको लास्ट का छा से हमको क्या मिल गया, आ मिल गया। और अर्थी का अ से हमको क्या मिल गया, अ मिल गया। तो यहाँ से मिलके क्या बन गया, ये आ बन गया। और इसी से हमको छ में आ की मात्रा हम लगाएंगे और परीक्षार्थी बना लेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, वर्णों का यो मेल करते हैं और इसमें हम शब्दों का मेल करते हैं। प्रति और दिन, तो प्रति और दिन प्रतिदिन होता है, यहाँ पे शब्दों का मेल होता है। बस यही 2 अंतर है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी समास का उदाहरण यहाँ पे आपको दिया गया है। अव्ययी भाव समास से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का आपको जो है विग्रह भी किया गया है और पद भी बताया गया है। ठीक है, जैसे बारंबार यानी कि बार बार, अपाद मस्तक पद से लेकर मस्तक तक, प्रत्यक्ष यानी अक्षी के प्रति, घड़ी घड़ी यानी घड़ी के बाद घड़ी, यथावृत्ति विधि के अनुसार, निधड़क बिना धड़क के। इस तरह से आप इसका ये वाला चीज़ जितना भी आपका दिया हुआ है इसको आप जो है इसमें देख लेंगे, PDF में देख लेंगे। और यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस का आप जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। और मुझे इसका देखिए आंसर भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो जितनी भी क्वेश्चंस है इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका क्या है, ये आज आपका होमवर्क है। तो जितने भी लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखा है मुझे ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। इस सभी को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और कल जब मैं आपको समाज से अन्य क्वेश्चन करवाऊंगी, ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, अलग क्वेश्चन करवाऊंगी, वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको फिर समास को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मुझे बताता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है पसंद तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से मैं इसको और बेहतर कर सकती हूँ, किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।